सगळ्यांना इन्स्ट्रक्शन्स असे आहेत, सगळे सेमी इंग्लिशचे असतील आणि इंग्लिश मिडियमचे स्टुडंट आहात. सगळ्यांना इन्स्ट्रक्शन मराठीत देतोय. कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर हँड रेज करायचा आहे. मी क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारेन. इंग्लिश, मराठी, हिंदी, जी तुम्ही कम्फर्टेबल लँग्वेज मध्ये असाल तर तुम्ही मला क्वेश्चन विचारू शकता. मी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश, मराठी, हिंदी तिघांमध्ये करेल. मोस्टली हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन असेल. खूपच तुम्हाला नाही समजला अशा केसमध्ये तर मी तो पॉइंट रेअरली मराठीमध्ये एक्सप्लेन करेल. ठीक आहे. लेक्चर्स मध्ये कोणाला काही डाऊट्स असतील, एखादा टॉपिक क्लिअर नाही झाला तर हँड रेज करून मला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तुम्ही विचारू शकता. क्वेश्चन नसेल काही तर म्यूट ठेवाल सगळेजण. आणि मला माहिती आहे तुम्ही खूप चांगले आहात माझे विद्यार्थी. एकदम मागच्या वेळेसही मी तुम्हाला शिकवलं होतं. आपण सगळेजण स्कॉलरशिप बॅच मध्ये एकत्र भेटलो होतो. ठीक आहे. आणि या वीक मध्ये मॅथ्स मध्ये पण काही लेक्चर्स मी घेतले. आता सायन्स कम्प्लीट करतोय आपण. ठीक आहे. सरनेम वरनं मी सगळ्यांना आवाज देईल कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर. सो लेक्चरला आपण स्टार्ट करूया. ठीक आहे. कोणाला काही डाऊट आहे का, काही विचारायचं आहे का? नो सर. नो सर. नो. थँक्यू. सो लेक्चरला आपण स्टार्ट करू. ओके. सो आता आपण स्टार्ट करूया. सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसते? नो सर अजून. जस्ट नो सर. यस यस. यस यस. okay. Our topic name is laws of motion. So this chapter is very important for our day-to-day life. First of all, जब भी हम लोग साइंस सीखते हैं या साइंस के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइंस जस्ट रटना नहीं है. मतलब मुझे मार्क्स मिलने के लिए मुझे साइंस पढ़ना है, फिर मुझे 40 में से कुछ 35 या 35 प्लस मार्क्स मुझे मिलेंगे तो मैं स्कूल में फर्स्ट आऊंगा. तो ऐसा हम लोग साइंस सीखेंगे तो जस्ट हम लोग रट्टा कुछ भी डेफिनेशंस हो, कोई क्वेश्चंस का आंसर हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम्स हो, ये सब हम लोग जस्ट रट्टा मारते हैं. सो रट्टा मार के सीखेंगे तो हम लोग को साइंस समझ में नहीं आएगा. जब वो कॉन्सेप्ट हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है. अब इस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन. यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉज का मतलब पता है. लॉज मतलब कुछ तो रूल होगा, कुछ तो नियम होगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, कोई तो स्टेटमेंट होगा. ये सब हम लोगों ने सीखा है. लॉज, अरे इसने ये स्टेटमेंट दिया है. ऑफ मोशन मतलब मोशन का कोई तो एक लॉ है क्या, उसको पहले फील करो, समझो. जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो इन सब चीजों में कुछ ना कहीं पे जगह आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा एक इंसिडेंस हो रहा है, वहां पे मोशन आपको आइडेंटिफाई हो रहा है. जैसे आप रेस्ट पोजीशन पे हो तो इसको बोलेंगे रेस्ट ऑफ मोशन. मतलब टाइम के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है या पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नेम, उसका कॉन्सेप्ट समझो. लॉज ऑफ मोशन मतलब गति से नियम. जहां पे आप बैठे हो वो रेस्ट मोशन में, मतलब विराम अवस्था. विराम अवस्था में हो तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अभी टाइम हुआ है 7:35 और मैं जिस जगह पे हूँ उसी जगह पे मैं रेस्ट मोशन में, मेरा कोई भी मूवमेंट नहीं है. मैं 7:36 को देखूंगा 1 मिनट के बाद या 2 मिनट्स के बाद अपने आप को, तो मैं उसी पोजीशन पे एज इट इज स्टेबल हूँ, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेस्ट ऑफ मोशन. और ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की विराम अवस्था. अब साइंस में हर बार एक वर्ड आता है बॉडी. अब ये बॉडी, ये वर्ड करके हम लोग देख सुनते हैं तो बॉडी मतलब हम लोग सुनते कि किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी या एनिमल की बॉडी. बट जब हम लोग फिजिक्स में ये वर्ड सुनते हैं, यानी कि साइंस के आपके 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में बॉडी का मीनिंग अलग होता है
और फिजिक्स में बॉडी का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे यानी कि 10th स्टैंडर्ड के बाद, जैसे कि एनसीईआरटी बुक हम लोग फॉलो करेंगे, 11 12 साइंस जब कोई बच्चे लेते हैं तो उनको सीईटी के एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके बॉडी वर्ड आता है तो उनको लगता है हम लोग तो सीख रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में कौन सा बॉडी आ गया। तो वहां पे उस बॉडी का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट। ये पहले कॉन्सेप्ट आप सही से समझो, देन आगे चलते। तो अभी ये सब मोशंस के बारे में आपने सीखा है, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, सब बेसिक डेफिनेशन आपने सीखा है। सर्कुलर मोशन के बारे में भी बताया, आपने पढ़ा है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 इक्वेशंस आपने सीखे, मतलब मैम ने आपको सिखाए होंगे। यह सबका रिवीजन आपका हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसको रिवाइज करना, क्योंकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नो सर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप अनम्यूट मत करना, प्रॉब्लम होगा तभी आप आंसर बात, कुछ क्वेरीज रहेगी तभी आप मुझे क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स के 3 लॉ के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे क्या, एक 30 मिनट्स में, मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट्स बहुत इनफ इनफ होते हैं। आप पहले खुद को स्टेबलाइज करो कि मैं आज कुछ सीखने वाला हूं ना, वो मैंने कहीं ना कहीं तो अप्लाई किया होगा। अगर अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई आपने नहीं किया है, तो मैं कोई तो प्रैक्टिकल चीज आपको बताऊंगा, वो आप करना, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा लॉ छुपा हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आया आप मुझे क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के 3 लॉ हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में सीखेंगे। तो किसी को पता है क्या फोर्स किसे कहते हैं? कोई बता सकता है व्हाट इज अ फोर्स? व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स? बल किसे कहते हैं? बल म्हणजे काय? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, एनी लैंग्वेज, बट आप बोलो, मेरे से बात करोगे तब मुझे समझ में आएगा कि आप सुन रहे हो मुझे और आप इंटरेस्टिंगली कुछ सीख रहे हो। जी, कौन बता सकता है क्या? कोई भी नहीं? अगर गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋतुपर्णा, आप बता सकते हो क्या? बल। ओके, प्रतीक्षा बता रही थी। यस प्रतीक्षा। फोर्स होता है कि जैसे हम ओके ऋतुपर्णा, आप बता रहे होते ना। फोर्स मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं, उसे फोर्स कहते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, बट ये हम लोग, ठीक है ऋतुपर्णा, आपका आंसर करेक्ट है, बट इसको थोड़ा पॉलिश कर सकते हो। यस प्रणा Sir, चौहान, हाँ यस यस चौहान। force is the push or pull Hmm. acting on an object. एखाद्या वस्तूवर लागलेले ढकल किंवा ओढ म्हणजेच बल असते. ओके ओके, ठीक है। यस अपूर्वा, पूर्वा। सर, जर आपल्याला एक गोष्ट एका जागेवर दुसऱ्या जागी आपली- न्यायची असेल तर आपण त्याला फोर्स लावतो. ओके, यस ऋतुपर्णा। सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई क्या? हाँ, सर मुझे स्क्रीन नहीं लॉज दिख रही। ऑफ मोशन ही है मेरे स्क्रीन में, एक ही पॉइंट है, आपको सबको वही दिख रहा हो। सर एक मिनट, मैं लीव करके वापस ज्वाइन होती हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, यस हैंड्स डाउन करोगे तो भी चलेगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग, मुझे लगता है कि बुक सामने है उनके, आप आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। नो नो डाउट कि आप गलत नहीं बता रहे हो, बट कोशिश करो कि जब भी आपको क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो आप अपने लेवल पे उसको सॉल्व करोगे। बाद में अगर आप स्टडी के लिए टेक्स्ट बुक ओपन कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट आपको बेटर वे से समझ में आएगा। मैं किसी को चिल्ला नहीं रहा हूँ, किसी को एरोगेंटली बता नहीं रहा हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। आप बुक से पढ़ के मुझे बताओगे तो मुझे लगेगा कि आपको सच में आ रहा है,
अगर नहीं आता होगा तो भी मुझे ऐसा लगेगा सबको आ रहा है। तो आप कोशिश करो अपने लेवल पे आंसर देने की। आप क्या कर रहे हो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक ओपन कर रहे हैं जहाँ पे कुछ डेफिनेशन है वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोशिश करो कि आपको कितना पता है। फिर हम लोग टेक्स्ट बुक के पास जाने ही वाले हैं क्योंकि हम लोग को उसका रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है, कोई बता सकता है क्या? जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज करेंगे। ये पिक्चर्स देखा है कहीं पे आपने? यस ऋतुपर्णा, कौन किसका पिक्चर है ये? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। ओके, वेरी गुड। यस, आपका प्रणाली, आपका आंसर क्या है? सर चौहान। न्यूटन। आइजैक न्यूटन, यस करेक्ट आंसर है आपका आइजैक न्यूटन। ये आपने पिक्चर देखा होगा। और आइजैक न्यूटन ने ना फोर्स के बारे में बताया है, इसीलिए हम लोग न्यूटन्स के 3 इक्वेशन देखेंगे जिसके थ्रू न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला बताया। फोर्स का फॉर्मूला, जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें परसेंटेज किसी ने बोला कि फाइंड आउट करना है, तो मुझे जितने मार्क्स का मैंने पेपर दिया, अगर मेरे 6 पेपर है, 6 पेपर्स है, तो 6 पेपर्स का टोटल 600, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 600 उसमें से ऑब्टेन मार्क्स मतलब मुझे मिले हुए मार्क्स वो मैं न्यूमरेटर में रखता हूँ, डिनोमिनेटर में सब का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम लोग को फॉर्मूला पता है परसेंटेज निकालने का। वैसे फॉर्मूला बताया किसी ने, न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला बताया। फिर यहां से हम लोग न्यूटन्स के 3 इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। पहले फोर्स देखते हैं। फोर्स मतलब क्या? पुश और पुल। अभी मैं बुक के अंदर प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मुझे जितना पता है कि फोर्स मतलब क्या, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे तब मैं अपने थ्रोट पे एनर्जी लगा रहा हूं इंटेंसली, तो ये भी क्या होगा? फोर्स। मैं क्लैपिंग कर रहा हूं, क्लैपिंग कर रहा हूं मतलब दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब मैं फोर्स अपने हाथ पे लगा रहा हूं, इसीलिए दोनों जो हाथ है मेरे हैंड से वो आपस में क्या हो रहे हैं कोलाइड हो रहे हैं और वहां से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो फोर्स इज पुश और पुल। बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि हम लोग डोर ओपन करते हैं तो पुश करेंगे या फिर उसको पुल करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे यानी कि पुल कर, ठीक है। पुश करना मतलब बाहर की तरफ ढकलना। तो ये सब कंडीशन जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। मैंने बुक का डेफिनेशन बताया नहीं, जो मुझे समझ में आया मैंने जहां पे अप्लाई किया है वो। कोई ऑब्जेक्ट मुझे लिफ्ट करना है, लिफ्ट करना है मतलब उठाना है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। कोई ऑब्जेक्ट मुझे लिफ्ट करना है तो मुझे उसको लिफ्ट करने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसको मैं क्या कहूंगा? फोर्स। पहले मैंने फोर्स समझा कि इसे फोर्स कहेंगे। मैंने कोई ऑब्जेक्ट उठा के किसी के डायरेक्शन में, किसी और के डायरेक्शन में फेंका यानी कि थ्रो किया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? फोर्स कहूंगा। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग सीखेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ फोर्स। सो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग उसको धकेलते हैं या उसको अपने तरफ खींचते हैं, इसे कहते हैं हम लोग फोर्स। ये बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोग 8th और 9th दोनों ईयर में सेम डेफिनेशन पढ़े। सो इसको सोचने के लिए, थिंग्स, इट मेक्स थिंग्स टू मूव, टू स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन। सो फोर्स ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बुक में देखने की जरूरत पड़ी तब जाके मुझे समझ में आया? ये थिंग्स मतलब एक ऐसी चीज है या ऐसी गोष्ट है जो मूव, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है ना, मतलब मुझे चलने के लिए मेरे फुट के अंदर क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, तब जाके मैं मूव करूंगा, चलूंगा। स्टॉप, कोई भागते हुए मेरे तरफ आ रहा है, मुझे उसको रोकना है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकना है, तो मुझे उसको रोकने के लिए मेरे बॉडी के अंदर क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। जो एनर्जी में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट को मैं रुका सकता हूँ, मतलब स्टॉप करना। और चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन मतलब क्या?
कोई ऑब्जेक्ट मेरे तरफ भाग के आ रहा है, मैंने उसको पुश कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब मेरा फ्रेंड और मेरी रेसिंग लगी थी, मुझे लग रहा था कि मेरा फ्रेंड जीत जाएगा, तो फिर मैंने क्या किया, उसको पुश किया। पुश किया मतलब छोटा सा धक्का दिया, बट वो भी बहुत स्पीड में था, मैं भी बहुत स्पीड में था। स्पीड में होने की वजह से मैंने उसको जस्ट पुश कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब क्या, वो गिर गया। तो उसका स्पीड क्या हो गया, 0, और मेरा स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज, और मैं रेस जीता बिकॉज ऑफ फोर्स। सो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रुका सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यानी कि दिशा हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको कहेंगे फोर्स। इट कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्क्वीजिंग अ बॉल। जैसे आपने मिली का बॉल येलो कलर का देखा होगा, उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब तक आपने फोर्स लगा के रखा है, स्क्वीज किया है उसको, तब तक उसका शेप चेंज हुआ है। जैसे आपने उसको उसके ऊपर का फोर्स रिलीज कर दिया, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो फोर्स की वजह से शेप चेंज भी हो सकता है। सो ये मेजर किस में किया जाता है, तो ये मेजर किया जाता है न्यूटन ने, और इसका इनिशियल लेटर हम लोग एज ए यूनिट के तौर पे यूज करते हैं। सिंबल यूज करेंगे हम लोग एन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या कि फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, बट किसी को एक्सप्रेस करने के लिए बुक का रेफरेंस लेना पड़ा। मैं कहता हूं बुक का रेफरेंस लेने से पहले आपने कुछ समझा क्या, फोर्स मतलब पुश और पुल। कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा। किसी को रोकना है, मुझे अपना एनर्जी उसके ऊपर एक्सर्ट करना पड़ेगा, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ फोर्स। सो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा है, सेकेंड पिक्चर आपको दिख रहा होगा। एक पर्सन है जो स्टोन को ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। सो द पुशिंग अ हेवी स्टोन और पुलिंग अ वाटर फ्रॉम वेल विथ अ बकेट। एक कुआं है, कुएं के अंदर हम लोगों ने बकेट डालेंगे, उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो पानी से भरा हुआ बकेट म्हणजे वाटर से फिल हुआ बकेट हमारे तरफ आएगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर फोर्स हमें समझा नहीं, और फोर्स का यूनिट क्या है, और फोर्स का इन्वेंशन किसने किया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, तब जाके आप सही तौर पे साइंस सीख रहे हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। सबको समझा है तो थम्स अप करो, अगर नहीं समझा है थम्स डाउन करो। इमोजी भेज सकते हो आप, थम्स अप वाला और थम्स डाउन वाला। अगर समझा है तो थम्स अप करोगे, नहीं समझा है तो आप थम्स डाउन कर सकते हो। थैंक यू। अब फोर्स, ये टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं, तो पहले मैंने आपको फोर्स सिखाया है, फोर्स किसे कहते हैं ये आपको बताया है। उसके बाद बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे सीखेंगे। फिर न्यूटन्स के 3 लॉ सीखना पड़ेगा। अगर मुझे कोई भी चीज के बारे में पता होने से पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, मैथ्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, बट मुझे नंबर्स ही नहीं पता, तो मैं एडिशन कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। वैसे न्यूटन्स के 3 लॉ मुझे पढ़ने हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, फोर्स किसे कहते हैं, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बाद में फोर्स का फॉर्मूला किस तरीके से बना और किसने इन्वेंट किया, इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा फोर्स। फोर्स मींस पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। It thinks to be stop, move, or change the shape of an object, or change the direction of an object. It's called as a force. एक ऐसी कोई थिंग्स वाली कंडीशन जो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इंग्लिश में इसको, सॉरी मराठी में इसको बोलेंगे संतुलित और असंतुलित बल। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स मीन्स संतुलित और असंतुलित बल।
देखते हैं बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे और अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे। सर ये तो डेफिनेशन है, हम लोग को कुछ समझा ही नहीं। पहले समझो, क्वेश्चंस पढ़ो, या आपके सामने जो स्क्रीन पे कंटेंट दिया है उसको 1-2 मिनट के लिए रीड करो। मैं भी रीड करूंगा आपके साथ, पहले आप रीड करो। बैलेंस फोर्स मीन्स when two forces are equal in size but opposite in direction, the object does not move. It is called as balance force. When one force is bigger than the other, the object starts moving in the direction of bigger force. It's called as unbalanced force. एग्जाम्पल दोनों भी जगह पे मैंने एग्जाम्पल सेम रखा है कि टग ऑफ वॉर वेयर बोथ टीम्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल, व्हेन वन टीम पुल्स हार्डर एंड विंस। अब आपको कुछ समझ में आएगा। टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सी खेच। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों ने वेट मशीन देखा है या वेट बैलेंस देखा है, जो गांव में हम लोग एक साइड में 1 kg डालते हैं, 1 kg का वेट डालते हैं, और दूसरे साइड में हम लोग सब्जी डालते हैं 1 kg के लेवल के। इतना मतलब मैंने आलू लिया तो आलू का लेवल और 1 kg वेट का लेवल जब सेम होता है उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस। अब फोर्स की कंडीशन में देखने के लिए मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखा है। एक पिक्चर में दोनों साइड 3 पर्सन है, 2 लड़के 1 लड़की, राइट साइड में भी 2 लड़के 1 लड़की। ऐसे 2 कंडीशंस, मतलब बॉयज 2 बॉयज और सिंगल गर्ल, ऐसा कंडीशन दिया है। तो दोनों जगह पे सेम कंडीशन है, कोई भी राइट साइड पे भी नहीं जा रहा है, लेफ्ट साइड पे भी नहीं जा रहा है। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। व्हेन टू फोर्सेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लगा हुआ फोर्स यानी कि फर्स्ट फोर्स, राइट हैंड साइड से लगा हुआ फोर्स यानी कि सेकेंड फोर्स, ये दोनों भी फोर्स इक्वल रहेंगे। व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल इन साइज बट अपोजिट इन डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल देखेंगे। व्हेन फोर्स इज बिगर देन द अदर, मतलब अगर मैंने राइट साइड में एक पर्सन और लगाया, मेरे राइट साइड पे जो 3 लड़के 2 बॉयज और 1 सिंगल गर्ल है, वहां पे मैंने और एक पर्सन ऐड कर दिया, तो सभी कौन सी टीम जीतेगी? राइट हैंड साइड वाली या लेफ्ट हैंड साइड वाली? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड वाली। एक्स्ट्रा फोर्स उनके पास आ जाएगा। सो वन फोर्स इज बिगर देन द अदर साइड, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन। मतलब जिसके साइड में ज्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन में अगर मूव हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। समझा है यहाँ पे? यस सर। यस सर। थैंक यू। मैंने बोला कि थम्स अप करो। यस। थम्स अप करना है आपको, अगर समझा है तो आप थम्स अप करोगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। यहां से अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एन ऑब्जेक्ट continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। सर ये तो इंग्लिश वाला सेंटेंस है, मेरे दिमाग में कुछ गया ही नहीं और अभी मुझे समझ में ही नहीं आया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। तो सबसे पहले फील करते हैं न्यूटन्स लॉ क्या होता है। न्यूटन्स लॉ क्या होता है पहले समझते हैं कि हम लोग को कैसे सीखना है। अगर आपने एक जगह पे कोई स्टोन लाके रख दिया है कहीं पे, मतलब एक टेबल पे लाके आपने एक स्टोन रख दिया, ठीक है। 2 दिन बाद देखेंगे, 1 दिन बाद देखेंगे, 3 दिन बाद देखेंगे, स्टोन खुद ब खुद अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा ना। आपने अपने घर पे या किसी टेबल पे एक स्टोन लाके रख दिया, नॉन लिविंग थिंग लाके रख दिया जो मूवमेंट नहीं करता, कंटिन्यूअसली रेस्ट मोशन में ही रहता है,
जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद, मतलब आपको फोर्स लगाना है मतलब क्या, लिफ्ट करके आपने राइट साइड में रखना है या लेफ्ट साइड में रखना है, तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। मतलब जो कंटिन्यूअसली एक ही मोशन में रहता है जब तक कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगाए, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु, कंटिन्यूअस मतलब सातत्य, रेगुलरिटी, नेहमी। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू रिमेन एट रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गती, स्टेट म्हणजे अवस्था, म्हणजे कोणतीही वस्तू जी, एक मिनिट हा, जस्ट मिनिट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट फर्स्ट लॉ हम लोग देख रहे हैं। कोणतीही वस्तू किंवा कोणतीही अशी वस्तू त्याच्यावर बाह्य असंतुलित बल, म्हणून याच्या अगोदर आपण सो इसके लिए हम लोगों ने पहले ये कॉन्सेप्ट देखा था कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, मतलब कौन से भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नली कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करता तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने ही पोजीशन में और अपने ही स्टेट में कंटिन्यूअसली स्टेबल रहता है। ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स का, ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन्स का ये फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहा है या ओबे कर रहा है। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे एक सेंटेंस देख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तू कंटिन्यूअस टू रिमेन एट रेस्ट, कोणतीही वस्तू जर ती सातत्याने एकाच अवस्थेत, विरामावस्थेत राहत असेल किंवा एक समान अवस्थेमध्ये राहत असेल, जोपर्यंत त्याच्यावर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, अनबॅलेन्स म्हणजे असंतुलित बल ऍक्ट करत नाही, तोपर्यंत ती वस्तू आहे त्याच अवस्थेत राहते। हे न्यूटनचं फर्स्ट स्टेटमेंट आहे की युनिव्हर्स मध्ये, मीन्स इन ए युनिव्हर्स एव्हरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी रिमेन्स रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। म्हणजे जगामध्ये और इस विश्व में कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु हमेशा विराम अवस्था में रहती है या एक समान गति में रहती है, अनलेस, जब तक कि कोई थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन आके उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाता, तब तक के लिए वो क्या है? स्टेबल और रेस्ट मोशन में है। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉज ऑफ इनर्शिया। इसे लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। यही टॉपिक हम लोग 9th में अभी देख रहे हैं, जो बेसिक्स आपका क्लियर कर रहा है। अगर इन केस 9-10 के बाद आपको साइंस फील्ड लेना है तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फिर से आपको सीखना है। स्टेटमेंट सेम रहेगा बट इन डिटेल में सीखना है। अभी हम लोग शॉर्ट में जितना आपको एग्जाम में यूजफुल है, जितना आपके माइंड के लिए स्टेबल है, बट ये बेसिक है। तो आज बोलोगे आप सर कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ मैंने सीखा, मुझे स्कूल में 40 में से 40 मार्क्स मिल गए साइंस में, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 10th और 11th में फिर से इसका प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन वाले पार्ट भी हम लोग को देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है शेकिंग अ मैंगो ट्री vigorously makes the fruits fall because they want to stay at a rest। एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मैंगो ट्री के ऊपर जो मैंगोज लगते हैं, शेक करने के बाद वो गिर के मतलब वहां से टूट के जमीन पे आ जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं? रेस्ट मोशन में चले जाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए सर इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे क्लियर नहीं समझ में आया, तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। आपके घर में एक ग्लास रहेगा,
स्टील का रहेगा या कांच का रहेगा तो भी चलेगा, वो आपको सामने रखना है। जब आप लेक्चर्स खत्म होने के बाद आपको सीखना है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किस तरीके से काम करता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो साइंस सीखने का मजा ही अलग है। तो आपके पास ना कोई कार्डबोर्ड पेपर होना चाहिए जो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, जैसे कि हम लोग प्लेइंग कार्ड्स, मतलब जो खेलने में पत्ते यूज करते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, मराठीत आपण त्याला कॅट बोलतो, पत्ते, राजा राणी इस्पीक, ते पत्ते, ते पत्ता घ्यायचा आहे, म्हणजे तो पान घ्यायचा आहे, पत्त्याचा कार्ड घ्यायचा आहे, कार्ड, त्या कार्डला ग्लासवर ठेवायचं आहे आणि 5 रुपयाचं एक नाणं घ्यायचंय किंवा 10 रुपयाचं एक नाणं, ते कार्डवर ठेवायचंय आणि त्या कार्डला एक टिचकी द्यायची. टिचकी अशी दिली पाहिजे की नाणं उडून, म्हणजे जो कार्ड आहे ना, ते कार्ड फक्त स्लाइड झालं पाहिजे आणि ते नाणं बरोबर त्या ग्लासमध्ये पडलं पाहिजे. तुम्ही जर टिचकी दिली आणि नाणं पण उडतंय आणि कार्ड पण उडतंय तर तुम्ही प्रॅक्टिकल चुकीचं केलेलं आहे. तुम्ही टिचकी एवढी जोरात द्यायची, इतकी हलकी द्यायची की फक्त कार्डच मूव्ह झालं पाहिजे आणि ते नाणं त्या ग्लासमध्ये पडलं पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ की युनिव्हर्समध्ये, विश्वामध्ये सगळ्या वस्तू, वस्तू म्हणजे काय, इथं 5 रुपयाचं नाणं रिमेन्स रेस्ट पोझिशन मध्येच होतं. त्याच्या खाली असलेला जो कार्ड पेपर आहे त्याला तुम्ही टिचकी दिली, टिचकी दिल्यानंतर कार्ड पेपर गतिमान अवस्थेमध्ये गेला पण नाणं रेस्ट मोशन मध्ये होतं, त्यामुळे ते ग्लासमध्ये पडलं आणि कार्ड जे आहे ते पुढे सरकलं. म्हणजे जोपर्यंत एक्सटर्नल फोर्स आपण त्या कार्डवर लावत नाही तोपर्यंत. एक मिनिट, कोणाचा काही डाऊट आहे का? Yes, नाही सर. कोणीतरी हँड रेज केलं. मला वाटलं कोणाचा काही डाऊट आहे म्हणून मी ऑफ केलं. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. मी पुन्हा स्क्रीन शेअर करतोय. वेट. दिसते माझी स्क्रीन? येस यस सर. ठीक आहे. सो न्यूटनचा फर्स्ट लॉ सगळ्यांना समजला असं मला वाटतं. सबको समझा है क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? ठीक आहे बेटा, रेकॉर्डिंग तुमच्यासोबत शेअर केली जाते त्यावेळेस तुम्ही ऐकून घ्या, कारण की ऑलरेडी 8:04 झालेले आहेत. तुझे फक्त 15 मिनिटं आपलं लेक्चर आहे. ठीक आहे, नसेल समजलं तर रेकॉर्डिंग मधनं पाहून घ्या. अपूर्वा, पुन्हा रिपीट करतो की एक नाणं आणि ग्लास आणि एक कार्ड पेपर, म्हणजे पत्त्याचं खेळतो ना आपण, ते कार्ड ग्लासवर ठेवायचंय, त्याच्यावर नाणं ठेवायचंय, कार्डला टिचकी द्यायची. टिचकी दिल्यामुळे नाणं काय होतं, ग्लासमध्ये ड्रॉप होतं आणि त्याला आपण बोलतो न्यूटनचा फर्स्ट लॉ. याच्यात फर्स्ट लॉ कसा पाहिला, जे आपला ऑब्जेक्ट होता म्हणजे नाणं जे होतं कंटिन्युअसली रेस्ट मोशन मध्ये होतं. तुम्ही जो फोर्स अप्लाय केला तो कशावर अप्लाय केला, नाण्यावर अप्लाय, सॉरी कार्डवर अप्लाय केलाय. फोर्स अप्लाय केला, टिचकी दिली कशाला, कार्डला, तर कार्डवर असलेलं नाणं ग्लासमध्ये पडलं आणि कार्ड बाहेर पडलंय. मग दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट. क्वेश्चन आहे तुम्हाला, व्हाय डू वी फॉल इन अ बस? आणि इथे न्यूटनचा फर्स्ट लॉ पण लपलेला आहे. कोण सांगेल मला? लँग्वेज बॅरियर नकोय, काही उत्तर दिलं तरी चालेल. म्हणजे तुमचं उत्तर जे ज्या लँग्वेज मध्ये द्यायचं ते दिलं तरी चालेल, पण मोस्टली आपल्याला इंग्लिश मध्ये बोलता आलं पाहिजे. इंग्लिश हिंदी मिक्स, मराठी मिक्स चालेल, पण इंग्लिश सेंटेन्स आले पाहिजेत. व्हाय डू वी फॉल इन अ बस? बस मध्ये असताना आपण का पडतो, काय रिझन असेल? सो पिक्चर पण आहे, त्या कारण की पिक्चरामध्ये सर
येस येस. कारण की सर जे बस ड्रायव्हर असतात ते पुढं काही आल्यावर ब्रेक मारतात आणि त्यामुळे बस जागेवर थांबते. त्यामुळे आपण पुढं आपला फोर्स जो असतो मागून म्हणजे आपण पुढं पडतो. ठीक आहे, व्हेरी गुड. कोण ट्राय करेल अजून जे आता आपण स्टडी केलाय त्याच्यामध्ये? fall in a bus because of inertia. येस, इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक आहे. बेस्ट एक्झाम्पल. येस येस ऋतुपा. Because we are in rest, when bus suddenly stops, force is applied on we. ओके. अनदर. बसमध्ये आपण जडत्वाच्या गुणधर्माने पडतो. ओके, जडत्वाच्या गुणधर्माने पडतो. ओके. येस श्रुती. जेव्हा सर बस स्टॉप होते किंवा चालू होते तेव्हा अमेरेशियामुळे स्टॉप म्हणजे की आपल्याला धक्का बसतो फोर्समुळे. ओके. येस प्रणाली. बसमध्ये एका साईडला बॅलन्स जास्त झाल्यावर बस तोलायला लागते, एक साईडला जायला लागते. ठीक आहे. म्हणजे सगळेजण सायंटिफिकली विचार करतायत, माझे सायंटिस्ट विचार करतायत. ठीक आहे. आता एग्जाम्पल आपण पाठी जाऊन पाहूया. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन के तौर पे जाते हैं, फिर सोचो और आंसर दो. ठीक है. लास्ट स्लाइड पुन्हा रिपीट करतो. सेंटेन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉचं स्टेटमेंट रीड करा आणि मग विचार करा याच्यामधले सायंटिफिकल रिझन काय असेल. केला. मैं रिपीट करता है. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट अ रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. It is also called as laws of inertia. आता यस यस ऋतुपर्णा. सर, जब बस चल रही होती है तब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं और जब बस रुक जाती है तो हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है. ओके, करेक्ट है, बट और थोड़ा सा बेटर चाहिए था. 80% करेक्ट है, 20% थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. चलो, सब लोगों ने अच्छे से प्रयास किया, उसके लिए सबका थैंक यू. बहुत अच्छे से आंसर दिया. फर्स्ट मुझे ऋतुपर्णा ने एक एग्जाम्पल आंसर दिया था कि ये वाला स्टार्टिंग सडनली, मतलब बस जैसे सडनली स्टार्ट हो जाता है, हम लोग रेस्ट मोशन में रहते हैं और बस मोमेंटम में चला जाता है. मोमेंटम में चला जाता है यानी कि मोशन में चला जाता है, हमारा बॉडी रेस्ट मोशन में रहता है. तो सडनली एक जर्क लगने की वजह से हम लोग फॉल बैकवर्ड, पीछे जाते हैं. फिर बाद में थोड़े टाइम बिकॉज ऑफ लोअर बॉडी मूव्स विद अ बस बट यूर अपर बॉडी वांट्स टू स्टे स्टिल. मतलब कमर के नीचे का जो हिस्सा है उसको लोअर बॉडी बोलेंगे, कमर के ऊपर का जो हिस्सा है उसको अपर बॉडी बोलेंगे. सो यू फॉल बैकवर्ड स्टार्टिंग सडनली, मतलब जैसे बस सडनली स्टार्ट होता है यू फॉल, आप पीछे की तरफ गिर जाते हो. बिकॉज यूर लोअर बॉडी, जो आपके बॉडी का हिस्सा है, लोअर बॉडी का हिस्सा वो सडनली मूव हो जाता है, बट आपकी बॉडी के अपर वाला जो पार्ट है वो क्या करता है कि हम लोग को स्टेडी रहना है, स्टेडी रहना है. इसके वजह से ये बैलेंस जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है. और हम लोगों ने फर्स्ट सीखा न्यूटन्स लॉ सीखने से पहले फोर्स, फोर्स के बाद हम लोगों ने सीखा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स. तो अनबैलेंस हो जाते हैं हम लोग, इसी वजह से हम लोग पीछे की तरफ गिरते. दूसरा पॉइंट, जैसे बस सडनली एक स्पीड में चलता है, मतलब एक नेशनल हाईवे पे सडनली बस चल रहा है और बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, बस का स्पीड जो भी था वही स्पीड अपने बॉडी को भी मिल जाता है. बस सडनली स्पीड ब्रेकर आने की वजह से ड्राइवर अर्जेंटली ब्रेक लगाता है, अर्जेंटली ब्रेक लगाता है स्पीड कम करने के लिए. उसी टाइम पे हमारे बॉडी को जो स्पीड मिला है, हम लोग अभी कौन से मोशन में है,
जो बस का मोशन है वही अपने बॉडी को भी मोशन मिला है। कंटिन्यूस टू बी रेस्ट मोशन में रहेंगे तो रेस्ट मोशन में, बस मूविंग हो रहा है तो हम भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। बट सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की वजह से बस का स्पीड 0 हो गया, हमारे बॉडी का स्पीड सडनली 0 नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, अभी बैकवर्ड नहीं आते, हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। यू फॉल फॉरवर्ड बिकॉज यूर बॉडी वॉन्ट्स टू कीप मूविंग इवन व्हेन द बस सडनली स्टॉप। फिर भी आपका बॉडी क्या कहता है कि मुझे मूविंग कंडीशन में ही रहना है, बट वो मूविंग कंडीशन, आपका मूविंग मोशन ये किसके वजह से मिला है? बस की वजह से स्पीड आपको मिला है। बस सडनली स्टॉप हो जाता है, बॉडी उसी मोशन में, उसी मोमेंटम में रहता है, इसीलिए आपका अपर बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। समझे? ये फील करना, अभी तक आपने ऐसा फील नहीं किया होगा तो अगर आप एसटी से ट्रैवल करते हो, एसटी महामंडल, तो ऐसी कंडीशन आपको हमेशा मिलती होगी। सडनली बस चालू होता है स्टार्टिंग, तो हम लोग बैकवर्ड पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जब कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती है बस और सडनली कोई बीच में आ जाता है या स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ऑब्स्टेकल आता है, अर्जेंटली ब्रेक लगता है, तो ये दोनों कंडीशन होता है, स्टार्टिंग सडनली और स्टॉपिंग सडनली। इसी वजह से हम लोग बस में गिरते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आपके बॉडी का जो इनर्शिया है यानी कि जड़त्व, जो बॉडी का वेट है वो मोशन में रहता है, उसको सडनली चेंजेस करेंगे, जो बस का स्पीड है वही आपके बॉडी को मिलता है। वो सडनली चेंज, बस का स्पीड चेंज होने की वजह से आपके बॉडी में वो स्पीड रिलेवेंट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए बॉडी एडजस्ट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसके जैसा ही, इनर्शिया का जैसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डस्टिंग। डस्टिंग मतलब आपके घर पे गद्दा होगा या कारपेट होगा, या कारपेट पे या गद्दे के ऊपर आपने स्टिक से क्या किया, हिट किया। हिट करने के वजह से द कारपेट मूव्स बट द डस्ट स्टेज एट द रेस्ट एंड फॉल्स आउट। कारपेट का पोजीशन, शेप चेंज हो जाता है, बट जैसे हम लोग स्टिक हिट करेंगे तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, अपर डायरेक्शन में आ जाते हैं। ये हम लोग गद्दा साफ करने के लिए उसको स्टिक से हिट करते हैं, ये आपने देखा होगा। ये सब एग्जाम्पल जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या है स्टेटमेंट? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू रिमेन रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट सातत्याने मतलब हमेशा के लिए रेस्ट में रहता है, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स, असंतुलित बाह्य बल त्याच्यावर प्रयुक्त होत नाही। एक्ट होना यानी कि प्रयुक्त करना, मतलब जैसे कोई भाग रहा है, उसको रोकने के लिए मुझे, उसको अपोज करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए, जो स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, कंटिन्यूअसली भाग रहा है, उसको रोकने के लिए मुझे उसको पकड़ना पड़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। उसके ऊपर हम लोगों ने एक्ट किया यानी कि प्रयुक्त किया, इसके वजह से उसका स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। यहां तक सबको क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखेंगे। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में देखेंगे। मोमेंटम किसे कहेंगे? अब मोमेंटम सबको समझ में नहीं आता, इसको मराठी में बोलते हैं संवेग। अब संवेग, वेग यानी कि स्पीड, और उस स्पीड के साथ कोई मास रहना चाहिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मास रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो इसका डेफिनेशन ये है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मोमेंटम P लेटर से इंडिकेट करते हैं, मास जो है M लेटर से इंडिकेट करते हैं, वेलोसिटी V लेटर से इंडिकेट करते हैं, और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मैं एक पर्सन हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट हूं या बॉडी हूं,
तो मेरा कुछ ना कुछ तो मास रहेगा। मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ट्रैवल करते जा रहा हूँ, चलते चलते जा रहा हूँ, तब मेरा जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी है मेरे बॉडी में। और मैं ए से लेके बी तक जा रहा हूं तो डायरेक्शन है, मतलब बी पोजीशन राइट साइड पे है तो राइट साइड पे जाना पड़ेगा, बी पोजीशन फ्रंट के साइड पे है तो मुझे फ्रंट के साइड जाना पड़ेगा, बैक साइड पे है तो मुझे बैक साइड जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन नेसेसरी है। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को बोलते हैं डायरेक्शन, दिशा। जिसको डायरेक्शन होती है उसको वेक्टर बोलते हैं, जिसको डायरेक्शन नहीं होती उसको स्केलर बोलते हैं। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि गुणाकार, मोमेंटम यानी की संवेग। संवेग हा वस्तुमान आणि वेलॉसिटी यानी वेग यांचा गुणाकार असतो। म्हणजे एखादी वस्तू आहे, त्या वस्तूला मास आहे आणि ती वस्तू एका स्पीडने ट्रॅव्हल करत असेल तर त्याला बोलतो मोमेंटम। मोमेंटम हॅज मॅग्नेट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन। मॅग्नेट्यूड म्हणजे त्याला मेजर करू शकतो मोमेंटमला, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर हे युनिट्स आहेत मेजरमेंटसाठी। ॲज वेल ॲज डायरेक्शन म्हणजे त्याची डायरेक्शन आहे, त्याला दिशा असते। इट्स डायरेक्शन इज द सेम ॲज दॅट ऑफ अ वेलॉसिटी। म्हणजे मी एक चेंडू घेतला, मीन्स बॉल घेतलाय आणि बॉल थ्रो केला, म्हणजे मी माझ्या फ्रेंडच्या डायरेक्शनकडे, म्हणजे आता माझी फ्रेंड कोण आहे इथे, प्रणाली आहे, प्रणालीकडे मी बॉल थ्रो केला, फेकला, आणि मग ती डायरेक्शन मला माहिती पाहिजे, वेलॉसिटी मला माहिती, स्पीडने फेकला, एकदम जोरात फेकला आणि प्रणालीला लागेल म्हणून प्रणालीने सोडून दिला। मग वेलॉसिटी, मास इंटू वेलॉसिटी मीन्स मोमेंटम। सो एसआय सिस्टम, इन एसआय सिस्टम मोमेंटम मेजर इन किलोग्राम। आता मास कशामध्ये मेजर करतो, किलोग्राम मध्ये, अँड वेलॉसिटी मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। डिस्टन्स अपॉन टाइम is called as velocity. Displacement upon time is called as velocity, and distance upon time is called as speed. So while CGS system, it is denoted by gram centimeter per second. If unbalanced force applied on an object causes the change the velocity of object, then it also causes the change in its momentum. The force is necessary to cause in momentum of a object depends upon the rate of change of momentum. So last point है, यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ। ये समझ लो पहले कि हम लोगों को मोमेंटम सीखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है वो मोमेंटम का एप्लीकेशन बताता है, मोमेंटम होना जरूरी है। सो मोमेंटम को मराठी में बोलते हैं संवेग। म्हणजे कोणती, इफ अन अनबॅलन्स फोर्स, अनबॅलन्स म्हणजे असंतुलित बल मी एका ऑब्जेक्टवर अप्लाय केलं, त्यामुळे त्या ऑब्जेक्टचा वेलॉसिटी मध्ये काय झाला, चेंज झाला, चेंज इन अ वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एक्झाम्पल, मी अगोदर पण एक एक्झाम्पल दिलं होतं, मी आणि माझा फ्रेंड, आमच्या दोघांमध्ये रेसिंग लागली होती, ठीक आहे। सो रेसिंग करताना मला असं वाटायला लागलं की माझा फ्रेंड जिंकेल, म्हणून मी एक फोर्स अप्लाय केला माझ्या फ्रेंडवर, धावता धावता धक्का दिला, त्याला पुश केलं। बिकॉज ऑफ पुश हिज मोमेंटम इज चेंजेस। त्याचं वस्तुमान होतं, त्याचं वजन काहीतरी 60 किलोग्राम, माझं वजन 70 किलोग्राम, मला माहितीये मी हरतोय, मी फक्त पुश केलं त्याला, मग त्याचा वेलॉसिटी मध्ये काय झाला, चेंज झाला। पहिला जो स्पीड मध्ये होता त्याचा स्पीड काय झाला, सडनली 0 झाला। सो दॅट इज कॉल्ड ॲज संवेग। जर मी त्याला ढकलला असता आणि त्याचा स्पीड अजून वाढला असता, ऑल्सो कॉल्ड ॲज मोमेंटम। बट मोमेंटम मध्ये मास अँड वेलॉसिटी यांचं प्रोडक्ट असणं गरजेचं आहे। सो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर पी। आणि then the sentence of Newton's second law is the rate of change of momentum, it's proportional to the applied force. Rate of change of momentum is proportional to the applied force, and change the momentum occurs in the direction of the force. आता मी हे एक्झाम्पल मित्राच्या रूपात दाखवतो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल, तो कुणाच्या प्रमाणात असतो, टू द अप्लाइड फोर्स। मी आणि माझा मित्र सेम स्पीडने ट्रॅव्हल करत होतो, मला माझ्या मित्राला हरवायचंय म्हणून मी त्याला पुश केलं, अप्लाइड केला फोर्स,
म्हणजे मोमेंटम मी फोर्स अप्लाइड केल्यानंतर द चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो माझ्यापासून लांब जावा, हरावा म्हणून मी जोरात धक्का दिला. ज्या डायरेक्शन मधनं मी फोर्स अप्लाय केला तो त्याच्याच डायरेक्शन मध्ये राईट साइडला शिफ्ट जाऊन खाली पडला. म्हणजे त्याची डायरेक्शन चेंज झाली, कारण की मी त्या डायरेक्शन मध्ये काय लावला होता, फोर्स अप्लाय केला होता. आणि डायरेक्शन चेंज झाली मीन्स मोमेंटम चेंज झाला. त्याचा जो स्पीड आहे, संवेग आहे, संवेग, वेग आणि स्पीड हे माहिती आहे तुम्हाला. तो संवेग काय झाला, मोमेंटम काय झाला, चेंज झाला. त्याला काय बोलतो आपण, न्यूटनचा सेकंड लॉ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force and the change in a momentum occurs in the direction of the force. This is the statement of Newton's second law. मग न्यूटनचं सेकंड लॉच्या नुसार एक आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो. तो फॉर्म्युला आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये ऍज इट इज असाच एक्सप्लेन केलाय. सपोज, आणि इथे मी स्टॉप करतोय. न्यूटनचा सेकंड लॉ नुसार आपल्याला फॉर्म्युला मिळालाय F इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. ए मीन्स ऍक्सेलरेशन. का तर त्याच्या ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आहे, ऍक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम. फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड ॲज ऍक्सेलरेशन. सपोज माझा फ्रेंड आहे, त्याचा मास आहे m, त्याची इनिशियल वेलॉसिटी होती u, माझी पण इनिशियल वेलॉसिटी होती u. माझा फायनल स्पीड होता v, त्याचा पण फायनल स्पीड होता v. दोघं पण एका स्पीडने ट्रॅव्हल करत होतो. मला वाटलं की माझा फ्रेंड जिंकतोय म्हणून मी त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला. त्याचा मोमेंटम चेंज झाला. मोमेंटम चेंज झाला. मोमेंटम डिनोट करतात p लेटरने. p इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी अँड p इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी. फायनल वेलॉसिटी v ने मेन्शन करतात, इनिशियल वेलॉसिटी u ने मेन्शन करतात. दोघांचं मास जर सेम असेल तर मास कॉमन काढलं, m इन ब्रॅकेट v मायनस u डिवाइड बाय t. v minus u divided by t, it's called as acceleration. So here a is applicable. A means acceleration. समजलंय का? मास इंटू ऍक्सेलरेशन, आणि हा जो पार्ट आहे तो ऍक्सेलरेशन मध्ये कन्वर्ट झालाय. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force. Proportional to the applied force means alpha. Directly proportional असतो. So m into a is directly proportional to the f. आणि हा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा जो सिम्बॉल आहे अल्फा, तो जेव्हा कॅन्सल होतो तेव्हा येतो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट k. k ची व्हॅल्यू असते 1. म्हणून न्यूटनने आपल्याला एक फॉर्म्युला दिला, तो होता F इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. एक्झाम मध्ये आपल्याला ऍक्सेलरेशन फाइंड आउट करा, फोर्स फाइंड आउट करा, असा क्वेश्चन येईल, तो आपल्याला सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. इथपर्यंत थांबूयात आपण. कोणाचे काही डाऊट्स असतील आणि कोणती गोष्ट तुम्हाला नाही समजली ती मला शेअर कराल का तुम्ही इथे? जी गोष्ट तुम्हाला नवीन कळाली की अगोदर समजली नव्हती, अशी कोणती गोष्ट जी अजून समजायला वेळ लागला, असा काही पॉइंट असं काही आहे का? जी गोष्ट सोपी होती ती सांगा मला. जोरदार. विग्रसली मध्ये जोरदार, जोमदार. हा, ऋतुपर्णा सर वेगोरसली मीनिंग म्हणजे काय? सांगितलं. सर एकदा रिपीट पटकन. करता का? विग्रसली म्हणजे अतिजलद किंवा पटकन होणारा, लगेच त्वरित, म्हणजे लवकर होणारी क्रिया. विग्रसली चेंजेस, मोठा बदल, पटकन, क्विकली. थँक्यू सर. हा, अजून कोणाला काही डाऊट? क्वेश्चन घ्यायचे, 2 क्वेश्चन.
ठीक आहे क्वेश्चन प्रिय सर. ठीक आहे, क्वेश्चन्स बघूया आपण. क्विज टाइम तुमच्या समोर आहे. What is the property to resist the change in a motion is called? Anyone? Inertia. क्वेश्चनचा अर्थ कळालाय. असा कोणता गुणधर्म आहे रेजिस्ट द चेंज इन अ मोशन, म्हणजे मोशन मध्ये बदल घडून आणण्यासाठी अपोज करतो. रेजिस्ट म्हणजे अडवतो, म्हणजे अडथळा निर्माण करतो. त्याला काय बोललं जातं? म्हणजे जेव्हा आपण बसमध्ये होतो, बसचा स्पीड आपल्याला प्राप्त झाला होता आणि बस सडनली स्टॉप झाली. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी करेक्ट आहे. इनर्शिया. इनर्शियाला आपण बोलतो जडत्व. म्हणजे असा कोणता गुणधर्म आहे जो गतीमध्ये बदल करण्यास अडथळा निर्माण करतो, तर त्याला बोलतं जातं जडत्व, मीन्स इनर्शिया. सेकंड, फर्स्ट लॉ आहे. pushing a full cart needs to the more force than empty one. Which law is applicable here? First law, second law, or third law? Pushing a full cart needs to more force than the empty one. म्हणजे एक कार्ट आहे, भरलेली एक गाडी आहे, ती फुल लोडेड केली आणि अगोदर एम्प्टी होती, मग तुम्हाला ढकलायला लागलं. जेव्हा ती मोकळी असताना तुम्ही धक्का दिला तेव्हाचा फोर्स, आणि ती कार्ट मध्ये जास्त वस्तू ठेवल्यानंतर तुम्ही फोर्स लावला, तर त्याच्यामध्ये जर कार्ट जर फुल्ली फिल असेल आणि मग तुम्ही फोर्स लावला तर तुम्हाला एक्स्ट्रा फोर्स लावायला लागतो. ती असताना कमी फोर्स लावायला लागतो. मग अशी घटना जेव्हा घडते त्या ठिकाणी कोणता लॉ अप्लाय केला तो? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? अजून थर्ड लॉ पर्यंत गेलो नाही, पण पहिल्या दोन मध्येच आन्सर आहे. फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ. Second law. सेकंड लॉ का? व्हाय? मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी. P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. आता पहिलं ज्यावेळेस एम्प्टी कार्ट होती, मास कमी होतं, इझिली फोर्स अप्लाय केलं, जास्त स्पीडने जात होता, पण त्याच्यामध्ये 2 kg, 3 kg, 4 kg मास गेन झालं, म्हणजे इन्क्रीज केलं, तर मग फोर्स पण आपल्याला इन्क्रीज करावा लागणार. म्हणून इथं सेकंड लॉ. समजलंय? Yes, sir. येस सर. ठीक आहे, ठीक आहे, इथे स्टॉप करूया. नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये तुम्ही टॉपिक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ तुमच्या टेक्स्टबुक मधला रीड करा. काही डाऊट्स असतील तर आपण त्याच्यावर करू. आता थर्ड क्वेश्चनचा आन्सर होता रॉकेटचा, न्यूटनचा थर्ड लॉ. आणि व्हॉट इज द युनिट ऑफ फोर्स? SI युनिट Newton. न्यूटन. न्यूटन. ठीक आहे, चलो बाय. नेक्स्ट टाइम तुम्ही मला आन्सर्स कराल क्वेश्चनचे काही असतील ते.